हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका 4th चैप्टर है, ठीक है। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर reactant or product with respect to change of time। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं A to B। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो जो रिएक्टेंट है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इधर मेरा कंसंट्रेशन है और इधर मेरा टाइम है, टाइम टेकन, और इधर चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये रिएक्टेंट टू है टाइम टू टाइम डिक्रीज होगा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। तो यहां से ये जो कर्व है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कर्व जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? नंबर 1, रेट ऑफ अपीयरेंस माने इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ, और ये हो गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ, और तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग यहां से ये समझ लेते हैं कि जो केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन जो हम लोग मेजर करेंगे वो किस तरह का रिएक्शन मेजर करेंगे। एक्चुअली रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। किस किस तरह के? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जनरली हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या क्या यहां पर मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन किस तरह के रिएक्शन के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं वो हमें जानना पहले जरूरी है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उनमें जो है कौन कौन सी रिएक्शन है? पहले है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। जो वेरी फास्ट रिएक्शन है वो अराउंड 10 to the power -16 to 10 to the power -12 सेकेंड में हो जाता है। और ये जो है it takes infinite time to complete, infinite time to complete। तो ये भी मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये भी मेजर करना मुश्किल है। मॉडरेट जो रिएक्शन होते हैं उनका रेट हम मेजर करते हैं, जहां पर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मेजर करते हैं। एट द सेम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग मेजर करते हैं। यानी बेसिकली हम लोग किसके लिए इस चैप्टर में करने वाले हैं? मॉडरेट रिएक्शन के लिए। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट रिएक्शन का अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा? कौन सा रिएक्शन वेरी फास्ट होता है? जैसे जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं। जैसे सपोज करिए HCl है,
ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में है H+Cl- के रूप में, यहाँ पर भी ये Ag+NO3 1- के रूप में है, आयन फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ से सिल्वर इसके साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और फिर साथ ही साथ यहाँ पर HNO3 बनेगा। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, फास्ट रिएक्शन, जो ऑर्डर क्या है 10⁻16 सेकेंड्स में। तो ये हो गया। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई वैल्यू भी नहीं आता, क्योंकि बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं। हम लोग उन्हीं को मेजर कर सकते हैं जो एक आइडियल ऑर्डर में होता है, एक आइडियल स्पीड में रिएक्शन होता है। बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन काफी इनफाइनाइट टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ना जाने कितने टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उस तरह की रिएक्शन को भी हम लोग मेजर नहीं करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग किसको मेजर करते हैं? मॉडरेट को, जहां पर सारी चीजें अच्छे से ऑब्जर्व होती हैं और रिएक्शंस को समझने में काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो सेकंड जो रिएक्शन हो गया, जैसे ये, इसको तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। सेकंड हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन कौन से हो गए? वेरी स्लो रिएक्शन कौन से हो गए? वेरी स्लो रिएक्शन हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन में होगा नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, महीनों महीनों, तब तक तो हम रिएक्शन मतलब मेजर करना थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट है। तो सबसे बेस्ट है मेजर करना मॉडरेट ऑर्डर को, ठीक है। बहुत फास्ट को तो मेजर ही नहीं कर पाएंगे, इतना फास्ट होता है, और ये इतना स्लो होता है कि मेजर करना या चेंज इन कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम टू टाइम बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, मतलब इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है। इसलिए इसको मेजर हम लोग मीनिंगलेस है मेजर करना, ठीक है। तो सबसे अच्छा हम लोग मेजर करते हैं किसके लिए? मॉडरेट रिएक्शन के लिए। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या हो गया हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। फिलहाल ये रस्टिंग ऑफ आयरन आपको मालूम है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, क्या बनाएगा? Fe2O3, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, Fe2O3 और H2O, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन हम लोग मेजर नहीं करते हैं, हम लोग ये सारी तीनों चीजें मेजर करते हैं किसके लिए? मॉडरेट रिएक्शन के लिए। तो लेट अस सी मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। नाउ इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो मॉडरेट रिएक्शन क्या हो गया? जैसे अगर मैं बोलूं N2O5 जो है, N2O5, या और सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं PCl5। PCl5 जो है वो हीट देने से PCl3 और Cl2 में टूटता है, ठीक है। एक्चुअली PCl5 कैसा होता है देखने में? P Cl 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 और Cl, ठीक है। तो यहां से जब हम हीट देते हैं, यहां पर ये जो हीट सप्लाई हुआ है, यहां पे हीट सप्लाई जब हुआ है, तो यहां पर क्या होता है, कोई भी 2 क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। टूटने से यहां पे हमें क्या मिलेगा? यहां पर मिलता है P Cl Cl Cl, ठीक है, और प्लस Cl2। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। काफी सिग्निफिकेंटली मेजर किया जाता है, ठीक है। और टाइम भी जो है वो अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उसको भी अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। इसीलिए मॉडरेट रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना काफी आसान होता है। एट द सेम टाइम ये काफी यूजफुल भी है केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मॉडरेट रिएक्शन आपको समझ में आ गया, ओके। मिटा रहा हूं। अब यहां से जो
रेट ऑफ रिएक्शन जो यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। पहला डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट। बेसिकली हम लोग यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, ये ज्यादा है, इसको हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली मेजर किया जा सकता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए सिग्निफिकेंटली हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ही ज्यादा मेजर करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट हम देते हैं, इनपुट करते हैं, तो जो इनपुट कर रहे हैं वो मेरे हाथ में ज्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। जो आउटपुट है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग जो है इनपुट दे के आउटपुट को मॉनिटर करते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है, उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा यहां पर स्टडी की जाती है। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। और भी क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम गैसियस सब्सटेंस को लेके काम कर रहे हैं तो चेंज इन प्रेशर भी चेंज इन कंसंट्रेशन का हिसाब देता है। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये हम जानते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्रेशर मेजर करेंगे। तो कंसंट्रेशन किसका मेजर नहीं कर पाते? गैसियस चीजों का हम कंसंट्रेशन मेजर नहीं करते हैं, तो हम लोग उसका कंसंट्रेशन किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं? प्रेशर के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर चेंज इन जो प्रेशर होगा वही कंसंट्रेशन का हिसाब देगा। यानी ये कंसंट्रेशन हम किसके लिए मेजर करते हैं? लिक्विड सब्सटेंस के लिए, लिक्विड्स के लिए। और अगर हमको गैसियस के लिए मेजर करना है चेंज इन कंसंट्रेशन, तो इन टर्म्स हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो ये फॉर गैसेस के लिए मेजर करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हमको कंसंट्रेशन मेजर करना है, ठीक है, तो हम लिक्विड सब्सटेंस जो होगा उसका कंसंट्रेशन आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर गैसियस सब्सटेंस हो गया तो वहां पर हम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मेजर करते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। हम जानते हैं P इक्वल टू CRT। अगर ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट रहे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर मेजर कर पा रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भी मेजर हो जाएगा आसानी से, और गैसेस के लिए प्रेशर मेजर करना आसान है, ठीक है। और यहां से टेम्परेचर जो मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम कैसे समझ सकते हैं? फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशंस। आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की जो रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है उसको समझने के लिए हमको आर्हेनियस इक्वेशन को स्टडी करना पड़ेगा, जो हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमको मेजर करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो मेजर करना है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम किस टर्म में मेजर कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में कैसे चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम कैसे, उसका क्या मेजर करेंगे? उसका मेजर करेंगे एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म। एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म किसका? रिएक्टेंट का, ऑफ रिएक्टेंट मेजर करना है हमको, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। आस्ते आस्ते ये चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें खुलती जाएंगी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो हमको इफेक्ट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन को स्टडी करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझना चाहते हैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में तो हमको लॉ ऑफ मास एक्शन समझना होगा, ठीक है। यहीं पे साइड बाय साइड एक और चीज मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मिलेगा, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ही हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मिलेगा। आस्ते आस्ते चीजें जो है वास्ट होती जाएंगी। और क्या इसमें मिलेगा? एक टर्म और मिलेगा, यहां पर एक टर्म और मिलेगा हमको,
एक टर्म और यहां पर हमको मिलेगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट मेजर करेंगे। तो यहां पर हमको एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म भी पढ़ना पड़ेगा, हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन, कंसंट्रेशन का इफेक्ट रिएक्टेंट के टर्म्स में पढ़ने के लिए हमको एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पढ़ना पड़ेगा, जहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन के का हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत सारी चीजें हम लोग आस्ते आस्ते चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं, ठीक है, और बाकी जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहां पर क्या हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरह से मेजर किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो दो तरह से मेजर किया जाता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या क्या चीजें हैं, आस्ते आस्ते हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होता है ये, व्हेन द चेंज इन concentration of either reactant or product is measured with respect to large interval of time, then the rate of reaction is known as average rate of reaction. ठीक है। जैसे यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं A to B अगर रिएक्शन मेरा हो रहा है, तो A जो है टाइम टू टाइम मेरा डिक्रीज हो रहा है, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है। तो A जो है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहा है और B जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये B हो गया कंसंट्रेशन ऑफ B और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यहां से एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ देंगे क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। देन डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, दैट इज डेल टी। उसी तरह से अगर हम एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी पढ़ रहे हैं, तो बी चूंकि इंक्रीज हो रहा है, टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर प्लस डेल ऑफ बी बाई डेल टी से समझ सकते हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या रिएक्टेंट का होगा या प्रोडक्ट का होगा, वो लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में होना चाहिए। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर जो टाइम होगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा या लार्ज होगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब मैंने बता दिया। रिएक्टेंट जो है टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहा है
और प्रोडक्ट जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया और इंक्रीज को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया, जैसे ये समझने में सुविधा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली इसको और समझते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूं मैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज रेट। क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर अगर हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मेजर करें, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन और ये टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम, तो यहां से ये मेरा रिएक्टेंट है, टाइम टू टाइम डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से ये ओरिजिन हो गया, ओके, और यहां से ये टाइम इंक्रीज हो रहा और इधर ये रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। तो यहां से ये मैं लिख सकता हूं यहां पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझने में सुविधा होगा कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम T1 में उसका कंसंट्रेशन था, पर्टिकुलर टाइम T1 में उसका कंसंट्रेशन था x1, ठीक है। कुछ टाइम के बाद T2 टाइम के बाद एट टाइम T2 में उसका कंसंट्रेशन हो गया x2। तो यहां पर ये कंसंट्रेशन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, और यहां पर टाइम इंक्रीज हुआ। तो यहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ और यहां पर टाइम इंक्रीज हुआ। तो चेंज इन टाइम कितना होगा? T2 माइनस T1। लेकिन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट को A से इंडिकेट कर रहा है, X से, तो यहां से क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल x2 माइनस इनिशियल। ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? ये वैल्यू क्या आएगा? ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, x2 जो है वो स्मॉलर देन x1 है, लेकिन यहां पर T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 है। तो यहां से एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, अगर हम रिएक्टेंट को बोल रहे हैं, रिएक्टेंट का, तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करें, नेगेटिव डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x बाई डेल टी। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। अब ये चूंकि वैल्यू नेगेटिव आएगा तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? रेट पॉजिटिव आएगा, यानी रेट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। वैल्यू चाहे जैसे भी लिखे हम, डिक्रीज में लिखे या इंक्रीज में लिखे, रेट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम समझने की कोशिश किए कि यहाँ पर ये जो है एवरेज रेट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ग्राफिकली जो मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ से ये एक सिग्निफिकेंट इंटरवल ऑफ टाइम है। यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है ये लार्ज टाइम इंटरवल है, ठीक है। उसी तरह अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजर करना चाहते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। हम लोग एवरेज रेट पढ़ रहे हैं तो अब ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं। अब यही चीज अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजर करना चाहते हैं, एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए क्या आएगा। अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजर करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। ये प्रोडक्ट है, इंक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। इधर टाइम हो गया और ये इधर कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर भी ऐसे ही अगर हम कुछ कोशिश करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? से टाइम T1 पर, ठीक है,
प्रोडक्ट था यहां पर्टिकुलर पॉइंट पर, T1 पर Y1 प्रोडक्ट था, टाइम T2 पर प्रोडक्ट हमको हो गया Y2 टाइम T2 पर। यहां पर T2 ग्रेटर देन T1, ऑब्वियसली यहां पर Y2 ग्रेटर देन Y1, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम। तो यहां पर एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ, चूंकि इन टर्म्स ऑफ y है तो हम डेल ऑफ y लिख देते हैं, y डेल t। सपोज करिए एक रिएक्शन है x2y, इस रिएक्शन को सपोज करिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई T2 माइनस T1। तो यहां पर आपको रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो है एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट है, और यहां पर एवरेज रेट इंक्रीज ऑफ रिएक्टेंट है। चूंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां पे इन दोनों को अगर हम लेके चलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ अगर रिएक्टेंट हो रखे तो नेगेटिव साइन डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x बाई डेल टी, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर बोले तो यहां पर पॉजिटिव साइन डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y बाई डेल टी। जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उसी रेट से प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। अगर रिएक्टेंट 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट भी 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज होगा। यानी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट वो सेम रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर एक चीज हमको ये देखिए कि यहां पर जो डिक्रीज ऑफ जो रिएक्टेंट का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू यहां पर आएगा वो टाइम टू टाइम चेंज होगा, क्योंकि आप देखिए ये टाइम जो डेल्टा टी है ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा, तो ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। तो जब टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा तो हमारा जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट है वो भी वेरी करेगा। एट द सेम टाइम ये जो इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का वो भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट टाइम टू टाइम वो भी इंक्रीज होगा, वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन को, ठीक है, तो वो हमको रिएक्शन मॉनिटर करने में काफी हेल्प होगा। अब एक चीज समझिए कि यहां पर जो टाइम इंटरवल है वो काफी लार्ज है, ठीक है। तो लार्ज टाइम इंटरवल में कोई भी चीज का काइनेटिक्स समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, उतने न्यूमेरिकली काफी एक्यूरेट नहीं रहता। अगर कोई भी प्रोसेस को अगर हम पूरा मॉनिटर करना चाहते हैं तो हमको उसको स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से मॉनिटर करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि वो प्रोसेस किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, वो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। अगर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम्स में अगर हम रिएक्शन को मेजर करेंगे तो हमको जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा, हमको रिजल्ट में जो है थोड़ा सा एरर आएगा। जैसा कि अगर कोई लड़का है उसका हम प्रोग्रेस समझना चाहते हैं तो हमको रेगुलर इंटरवल पर उसका जो है टेस्ट लेते रहना पड़ेगा, ठीक है। या ऐसे आप समझ सकते हो कोई लड़का है, ठीक है, उसको हमको काफी प्रोग्रेस कराना है, काफी अच्छा रिजल्ट उसको दिलवाना है और उसको अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी करवाना है, तो हमको रेगुलर इंटरवल पर उसका टेस्ट लेते रहना पड़ेगा ताकि वो रेगुलर इंटरवल पर वो अच्छा करते जाए, ठीक है। अगर हम लार्ज इंटरवल पर उसका टेस्ट लेंगे तो उसमें उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं होगा। तो यहां पर कौन सी बात आ रही है, प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हमको स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में रिएक्शन को मेजर करना पड़ेगा। तो यहां पर तो फिलहाल के लिए एवरेज रेट को हम समझ गए, लेकिन अगर हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में रिएक्शन को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको उसको अलग तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। तब हम लोग उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है टाइम के रेस्पेक्ट में जो मेजर करेंगे वहां पर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में हमको मेजर करना पड़ेगा। तब जाके हमको जो रिएक्शन का प्रोग्रेस हो रहा है
ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, वो बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही एक्यूरेटली समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग जो है एवरेज रेट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ठीक है, और उसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का हो गया नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा इसका, when the change in concentration of either reactant or product is measured with respect to very small interval of time, so that the progress of reaction can be minutely monitored। ठीक है, तो से अगर मेरे पास रिएक्शन है A to B, तो यहां से रेट ऑफ क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्योंकि वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में मेजर करना पड़ रहा है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। तो चेंज को कैसे लिखेंगे, डी के रिस्पेक्ट में, डी ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी क्या होगा, पॉजिटिव साइंस के साथ डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। ठीक है, चूंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहां से सेम है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी वही हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन in terms of reactant d of A by dt, और in terms of product d of B by dt। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले इसको आप देख लीजिए। देखिए, तो इसको ग्राफिकली कैसे मेजर करेंगे, देखिए ये मेरा टाइम हो गया और इधर कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो रिएक्टेंट, ओके, तो इधर ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम, इधर टाइम का कंसंट्रेशन, इधर टाइम टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ से ये मेरा कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहा है। मेरा रिएक्शन क्या था, ए टू बी से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, ये डिक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम। तो इस केस में हमको मॉनिटर करने के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उस टेंजेंट से हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन वाले एक्सिस और टाइम वाले एक्सिस से, कंसंट्रेशन वाले एक्सिस और टाइम वाले एक्सिस में हमको जो है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए मिल जाएगा। से ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है।
ए बी क्या है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन concentration curve of reactant to monitor or to calculate the instantaneous rate of decrease of concentration of A। तो यहां से रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहां से ये कंसंट्रेशन एक्सिस है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओ ए, चेंज इन टाइम ओ बी, ओ ए बाई ओ बी, ठीक है। यहां से जो भी यहाँ पर जो अगर हम लाइन ड्रॉ करके अगर हम कंसंट्रेशन डिफरेंस जानना चाहें तो यहाँ से जान सकते हैं, और टाइम डिफरेंस जानना चाहें तो यहाँ से हम जान सकते हैं। ओके, तो इसे यहाँ से टाइम डिफरेंस ये T1 है, ये T2 है, यहाँ से ये अगर x2 है और ये x1 है, ठीक है, यहाँ से ये x2 है और ये x1 है, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, चूंकि रेट मेरा डिक्रीज हो रहा है तो मेरा नेगेटिव साइन से हम इंडिकेट करेंगे, और यहाँ से या सिंपल अगर ग्राफ से हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेंगे, फाइनल क्या होगा x2, इनिशियल x1, फाइनल टाइम T2 और इनिशियल T1। यहाँ से ऑब्वियसली x2 जो है वो स्मॉलर देन x1 होगा एज टाइम T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ से जो आएगा टाइम का डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, ये स्मॉल आएगा, बहुत स्मॉल डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ से जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो बहुत स्मॉल आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। यहाँ से इस हिसाब से हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में। इस हिसाब से मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इस हिसाब से यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको डिफरेंस जो है आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो पड़े उस हिसाब से आपको दिखता होगा, तो आपके मन में आएगा कि सर फिर डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए लिखा कि ये ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है ऐसे क्योंकि जो डिफरेंस होगा, डी जो इंडिकेट करता है, डी जो है वेरी स्मॉल डिफरेंस को इंडिकेट करता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस को, स्मॉल डिफरेंस को, ठीक है। तो वेरी स्मॉल डिफरेंस को हम ऐसे करके मॉनिटर कर सकते हैं और एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखिए दोनों को माइनस करिएगा तो एक नेगेटिव साइन आएगा। तो ये एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको समझ में आया। सिमिलरली प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी हम वैसे ही मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्राफिकली अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना है तो हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करके और फिर उसका करस्पॉन्डिंग कट पॉइंट या इंटरसेक्ट पॉइंट जानकर हम उस हिसाब से उसका जो है इंस्टेंटेनियस रेट, अगर रिएक्टेंट का मेजर करना है तो रिएक्टेंट मेजर कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमको मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे। ये मेरा ये है, इधर टाइम है और इधर कंसंट्रेशन है। तो अगर हमको प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजर करना है तो प्रोडक्ट तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा फ्लैट हो गया, हाँ अब ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से अगर हमको मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, वैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां से ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करके यहां से हम ऐसे रेस्पेक्ट में यहां से मॉनिटर कर सकते हैं, यहां से टाइम को, और यहां से कंसंट्रेशन डिफरेंस मॉनिटर कर सकते हैं, बस मेरा काम हो जाएगा। वैसे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ, यहाँ से आपको समझने में सुविधा होगा। ओके, बाकी यहाँ से आपके पास तस्वीर क्लियर है, यू कैन कैलकुलेट by similar way, that's it। तो this is the basic difference between instantaneous rate और average rate। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एवरेज रेट हो गया लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम
स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज को मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तो एवरेज रेट का महत्व इंस्टेंटेनियस रेट से कम क्यों है, यानी इंस्टेंटेनियस रेट का महत्व एवरेज रेट से ज्यादा क्यों? कि अगर हम रिएक्शन को माइन्यूट लेवल में मॉनिटर करना चाहते हैं कि वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, इफ यू विश टू monitor the proceed of reaction, how it proceeds with time change, then we have to go for instantaneous rate. So we have to measure the total rate of reaction increase या decrease with respect to differential form in order to measure the small instant of time. अगर small instant of time में measure करना चाहते हैं तो हमको उस reaction को differential form में monitor करना पड़ेगा। देख लीजिए ना। तो यहां से ये इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट का हिसाब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं यहाँ पे जो भी मैंने रिएक्शन लिया था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में 1 था, इसीलिए थोड़ा सा मॉनिटर करने में आसान हुआ। हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेके चलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल हो। जैसे देखिए A + B रिएक्ट करके 2C बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर 1 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ C बना रहा है। तो यहां पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A, ठीक है, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ C सेम नहीं है। दैट मीन्स यहां पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A जो है वो C के तुलना में आधा है, ठीक है, यानी C का रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो A की तुलना में 2 गुना है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर the rate of increase of C is twice that of rate of decrease of either A or B। तो यहां से अगर हम न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ C। चूंकि C का रेट ऑफ इंक्रीज A की तुलना में डबल है तो यहां पर इक्वेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम लोग यही चीज B के लिए भी करेंगे। 2 इंटू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ C। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम मॉनिटर करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A। अगर एवरेज रेट के रेस्पेक्ट में लिखो तो क्या होगा, नेगेटिव डेल ऑफ A बाई डेल T इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डेल T। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर नेगेटिव डेल ऑफ A बाई डेल T इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव 1/2 डेल ऑफ C बाई डेल T। तो फ्रॉम 2 हम सेम लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव डेल ऑफ B बाई डेल T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल ऑफ C बाई डेल T।
चूंकि रेट ए का 1 मोल डिक्रीज हो रहा है, बी का भी 1 मोल डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ बी, इन टर्म्स ऑफ सी। तो इन टर्म्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल ऑफ ए बाई डेल टी इज इक्वल टू नेगेटिव डेल ऑफ बी बाई डेल टी इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ डेल ऑफ सी बाई डेल टी। इसको देख लो आप। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग जनरलाइज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ ए नेगेटिव डेल ऑफ ए बाई डेल टी इज इक्वल टू नेगेटिव डेल ऑफ बी बाई डेल टी इज इक्वल टू पॉजिटिव, चूंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, द नेगेटिव डेल ऑफ सी बाई डेल टी। तो रिएक्टेंट टाइम टू टाइम डिक्रीज होगा, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल ऑफ ए बाई डेल टी। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल ऑफ बी बाई डेल टी। बट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेल ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डेल टी। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और इसी को बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, लेकिन इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो ये हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, ये हो गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी, ये हो गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी। ये और ये। एक और हम लोग अच्छा रिएक्शन लेके चलते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए एक और अच्छा रिएक्शन लेके चलते हैं। से 2A 3B से मेरा बना रहा है 4C। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट के रेस्पेक्ट में मैं लिखूंगा। ये दोनों तो रिएक्टेंट है, टाइम टू टाइम डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव इसका जो कोएफिशिएंट है नीचे, डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी इज इक्वल टू इसका भी नेगेटिव 1/3 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल टी। इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है, तो 1/4 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डेल टी। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी तो आ रहा है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेल ऑफ सी बाई डेल टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल ऑफ ए बाई डेल टी, एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल टी। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, और रेट ऑफ अपीयरेंस या इंक्रीज को कैसे लिखना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिक्रीज को कैसे लिखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए न्यूमेरिकल एक करते हैं हम लोग। इन द रिएक्शन
N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है। The rate of formation of NH3 is 9.6 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. Calculate the number 1 rate of decrease of N2, rate of decrease of H2, rate of reaction, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये मेरा सवाल है, कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले यहां पर मेरा रिएक्शन क्या वो लिखेंगे, N2 से 3H2 2NH3 2NH3। ओके, तो सबसे पहले यहां पर कुछ भी क्यों ना पूछे, सबसे पहले हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पहले इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन का नेगेटिव डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाई डेल टी, नेगेटिव 1/3 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाई डेल टी इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल टी डेल टी। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है? यहां दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ NH3। ये क्या दिया है? इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव डेल ऑफ NH3 बाई डेल टी। वैल्यू कितना है? 9.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ N2, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ H2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए, फिलहाल के लिए हमको नंबर 1 क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ H2, ये कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ H2 क्या होगा? नेगेटिव डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल टी, ये वैल्यू हमको चाहिए। तो यहां पर हमको NH3 का वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्वेटिंग नहीं, वी नो दैट ये इसके बराबर है नेगेटिव 1/3 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाई डेल टी इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल टी। हमको ये निकालना है, तो 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव डेल ऑफ H2 बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3/2 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल टी। नाउ 3/2 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया है? 9.6, तो 9.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 कितना आ जाएगा? ये 3 इंटू ये आ जाएगा, घटेगा, ये आएगा तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 यूनिट क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स कितना आएगा, 8 3 का 24, 2 3 4 का 12, 4, 14.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेट हुआ यहां से, 8 3 का 24, 4 4 3 12 2 14। ठीक है, सिमिलरली हमको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। यहां पर हमने किसका कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया। अब हमको नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना, नाइट्रोजन का भी वैसे ही सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां से मैं मिटा रहा हूं। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करने के लिए इसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहां से 1 के लिए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ N2 क्या होगा, नेगेटिव डेल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2 बाई डेल टी। नाइट्रोजन के साथ ये बराबर है, तो यहां पर इक्वेट करेंगे। वी नो दैट नेगेटिव डेल ऑफ N2 बाई डेल टी इज इक्वल टू +1/2 डेल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल्टा टी, हाफ इंटू इसका वैल्यू कितना 9.6 दिया हुआ है यहां पर, इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देख लीजिए, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल के अगर रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। चलिए देखा जाए। यहां पर तो हमको इसके लिए क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए पहले ये वाला वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिखूं यहां पर नेगेटिव डेल ऑफ N2 कंसेंट्रेशन ऑफ N2 बाई डेल टी, ये एक फॉर्म है। और इसको मैं क्या लिखूं, इस सब मिटा के, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये मैं मिटाता हूं, यहां पर ये वैल्यू आया। और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का किया तो क्या आया, नेगेटिव डेल ऑफ H2 कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल टी, ये आया 14.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया। ये वैल्यू अगर इन दोनों के, ये वैल्यू यहां से, तब यहां से ये वैल्यू कितना आएगा, अगर 1/3 के हिसाब से देखते हैं तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो डेल टी कितना आएगा 1/3 इंटू 14.4 इंटू 10⁻³ यह आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ वैल्यू देखिए सेम आएगा। ये तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, यही तो रेट है ना। ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ये आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वाला हम लोग अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ऑफ डेल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल टी, ये वैल्यू हाफ इंटू 9.6 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू कितना जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर आप देखिए इसका वैल्यू उतना ही, इसका वैल्यू उतना ही, इसका वैल्यू उतना ही। दैट मीन्स ये रेट कितना आ गया 4.8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछता है तो किसी के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहां पर आपको दिखाने के लिए या रिएक्शन इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये सब कैलकुलेट करके दिखाया है। यहां पर भी सेम आएगा, ये भी वैल्यू सेम आएगा। यहां पर देखिए ये वैल्यू सेम है, यहां पर ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है। ठीक है, देख लीजिए। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी और सीखी भी। सबसे पहला कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है,
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या बेसिक डिफरेंस है, ग्राफिकली एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, और मैथमेटिकली एवरेज रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी। और किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को देखकर उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं ये भी हमने देखा। जहां पर ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 से 2NH3, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं वो हमने देखा। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ये हम कैसे लिखते हैं ये भी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नई चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।